और अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच अब उत्तर प्रदेश में बदलाव की बयार बहने लगी है। बीजेपी के सहयोगी दलों का दावा है कि जल्द ही जयंत चौधरी अखिलेश का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। तो दूसरी तरफ अखिलेश की पार्टी में भी महाराष्ट्र की तर्ज पर टूट की संभावना है। दरअसल केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि जयंत चौधरी जल्द ही एनडीए में आएंगे, तो योगी के मंत्री संजय निषाद ने कहा कि जयंत तो आएंगे ही, और शिवपाल भी नाराज चल रहे हैं। वहीं ओपी राजभर ने भी साफ कर दिया कि जयंत और सपा के कई विधायक बीजेपी से हाथ मिलाने वाले हैं। इन सबके बीच केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर हमला करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य नहीं। हालांकि इन कयासों के बीच जयंत चौधरी ने साफ कर दिया है कि उनका स्टैंड क्लियर है, तो अखिलेश यादव ने ओपी राजभर पर निशाना साधा है। आपको दिखाते हैं 24 की टक्कर में अब आखिर कौन सी नई पिक्चर तैयार हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी का काम, चाणक्य अमित शाह की चाल और सीएम योगी का संकल्प उन सियासी दलों के लिए विकल्प है जो विपक्षी एकजुटता का हिस्सा नहीं बनना चाहते, लेकिन वो अब भी लकीर के उस पार हैं। अब वक्त उस सीमा को लांघने का है जिससे बेहतर सियासी भविष्य की परिकल्पना की जा सके। उस अलायंस के साथ हाथ मिलाने का है, इससे सरकार में तवज्जो मिल सके, और इसकी तस्वीर उत्तर प्रदेश में भी बनने लगी है। वहाँ जयंत चौधरी जो है ये पटना की मीटिंग में नहीं गई थी, तो जयंत चौधरी आजकल मतलब अखिलेश यादव जी के से उनका थोड़ा सा नहीं जम रहा है, और इसीलिए जयंत चौधरी जी हमारे साथ आ सकते हैं। इतना ही नहीं तो यूपी में समाजवादी पार्टी में भी फूट हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे एमएलए सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको क्यों विरोध कर रहे हैं, उनके साथ जाना चाहिए। इसी तरह की भूमिका बहुत सारी पार्टियों की है, और इसीलिए समाजवादी पार्टी में भी ऐसा कुछ हलचल हो सकती है। आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने दावा किया है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकता की गांठ खुलने वाली है, और इसकी शुरुआत आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी करने वाले हैं। इस दावे के साथ आठवले ने जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की वजह भी बताई। दरअसल अखिलेश को गच्चा देंगे जयंत चौधरी की अखिलेश यादव से फिलहाल दूरी है। पटना वाली बैठक से भी जयंत दूर रहे। अपना दल के कार्यक्रम में भी जयंत नहीं गए। विपक्षी एकता की अगली मीटिंग की तस्वीर साफ नहीं, यानी पिछले कुछ दिनों से जिस तरह जयंत चौधरी अखिलेश यादव से दूरी बना रहे हैं, ये भी उस ओर इशारा करने के लिए काफी है कि जयंत चौधरी अभी दुविधा में हैं, इधर जाऊं या उधर। लेकिन बीजेपी के सहयोगी दलों का मानना है कि जल्द ही जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। देखिए, एनडीए की विचारधारा से जो भी सहमत है उसका स्वागत है। अभी तो आप देखना ना, उत्तर प्रदेश में भी आप देखो इस विचारधारा से लोग आने वाले हैं, जयंत जी भी आने वाले हैं। क्या है उनका, किसानों का काम हम कर रहे हैं, नौजवानों का काम हम कर रहे हैं, उसको विकास की मुधारा मिला रहे हैं। शिवपाल जी भी ने को नाराज बैठे पड़े हैं, आखिर कहाँ समाजवादी पार्टी जा रही है। ये समय चूंकि सभी जाति सभी धर्म के लिए हम काम कर रहे हैं, तो ऐसे में हमारी विचारधारा से जो सहमत है वो आ रहा है और आगे आते रहेंगे। यहाँ भी वही स्थिति है, जो समाजवादी पार्टी से लोग नाराज लोग हैं, जिनका भविष्य वहाँ नहीं दिख रहा है, तो वो लोग भी अपना भविष्य तलाशने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, और जो रास्ता मिलेगा वो देखिएगा बड़ा टूटन होगी। ये टूटन क्या विधायकों के रूप में होगी, या ये जानकारी आपको कैसे मिली, और इस बात के बारे में कैसे पुख्ता तौर से कैसे? जैसे आपके यहाँ सूत्रों के हवाले से खबर मिलती है ना, वैसे हमारे संपर्क में वहाँ विधायक लोग रहे हैं, हम वहाँ रहे हैं ना, लोग संपर्क में हैं, जानते हैं कि नेता बहुत जुगाड़ू नेता है, जहाँ चाहता है वहाँ बतिया लेता है, जिससे चाहता है उससे बतिया लेता है। दरअसल बीजेपी इन दिनों चुनावी मोड में नजर आ रही है। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, और सहयोगी दल के नेता अपने खेमे को मजबूत करने के लिए विपक्षी एकता के भूले भटके नेताओं को इशारों में संदेश दे रहे हैं, और दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ बिहार में भी खेला होने वाला है। अठावले ने यह भी कहा कि 24 से पहले विपक्षी दलों में फूट हो सकती है। यूपी बिहार समेत कई राज्यों में फूट संभव। वो खुद टूटकर बीजेपी के साथ आ रहे हैं। विपक्ष के कई एमएलए बीजेपी के संपर्क में हैं। यानी लोकसभा चुनाव से पहले जो हवा इन दिनों सियासी गलियारों में चल रही है, ऐसे में विपक्षी एकता की गांठ खुलने लगी है, जिसकी तस्वीर महाराष्ट्र में भी नजर आई, और अब उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलने वाली है, जिसमें नंबर अब जयंत चौधरी का लगा है
हालांकि अठावले के दावे से जयंत चौधरी सहमत नहीं दिखे। आप क्या चाह रहे हो कि मैं अपना नया सूट सिलवाऊं? बीजेपी और राजभर कह रहे हैं। उनके कहने से क्या होता है? उनके कहने से क्या होता है? मेरा स्टैंड क्लियर है। यहाँ आज क्योंकि एक सामाजिक कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम मंच नहीं था, कार्यकर्ताओं के बीच कार्यक्रम होता उस हिसाब से, या चुनावी कार्यक्रम होता तो हम खुल के बातों को कह सकते थे। खैर, राजनीति में कब कौन किसके साथ हो ये कहना संभव नहीं है, लेकिन जिस तरह से संभावनाओं का बाजार गर्म है, ऐसे में समाजवादी पार्टी के साथ ही कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश और फिर उत्तराखंड में भी महातूफान आने वाला है। देवभूमि में तो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही सेंधमारी की तैयारी है और उन कांग्रेस नेताओं को बीजेपी से जोड़ने की बारी है जो प्रधानमंत्री मोदी की नीति और रणनीति से प्रभावित हैं। और इसका दावा किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया है। दरअसल बीजेपी के संपर्क में उत्तराखंड कांग्रेस के कई नेता हैं और ये सभी कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं और दलील दी जा रही है कि जो कांग्रेस छोड़ने की तैयारी में है वो पीएम मोदी के काम से काफी प्रभावित है। साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी बीजेपी में शामिल किया जा सकता है और ये दावा किया गया है उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की ओर से। रविवार को महाराष्ट्र में जिस तरह दिग्गज नेता शरद पवार की पार्टी एनसीपी में दो फाड़ हुए और 9 विधायक बीजेपी शिवसेना सरकार का हिस्सा बन गए, उसके बाद से उत्तराखंड में एक बार फिर से विपक्ष कांग्रेस के चंद विधायकों के नाम हवा में तैरने लगे हैं। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिनके नाम का खुलासा आज तक कांग्रेस ने नहीं किया, लेकिन खतरा टला नहीं है। पिछले कुछ दिनों से चर्चा है कि कांग्रेस के बड़े नेता और विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने न्यूज़ 18 के सामने इस दावे को सोमवार को दोहराया। इधर दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजनेता विश्वास जता चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने देश के अंदर जो काम किए हैं, जिस प्रकार की व्यवस्था खड़ी हुई है, एक वर्क कल्चर देश के अंदर खड़ा हुआ है, अब सभी दलों को लगता है कि वो भाजपा के साथ आएँ, मोदी जी के साथ चलें, उनके जो कार्यक्रम हैं उनको बढ़ाने में अपना योगदान दें, देश के विकास में अपना योगदान दें। इसलिए सभी लोग जुड़ रहे हैं और वही महाराष्ट्र में भी हुआ है, वही अन्य राज्यों में भी जो है लोग तेज़ी से भाजपा की तरफ जुड़े हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं आती थी, वहां भी भारतीय जनता पार्टी आ रही है। सभी राज्यों में उत्तराखंड, हर राज्य का जो जनप्रतिनिधि है वो विकास चाहता है और जनता का भी प्रेशर रहता है विकास के लिए। इसलिए जनप्रतिनिधि का, जनता का जो प्रेशर रहता है उससे प्रभावित होकर और स्वयं विकास को अपनी आंखों से देखने के बाद वो तय करता है कि आखिरकार मुझे कहाँ रहना चाहिए। और बड़ी साहब बिहार के नंबर लगेगा और राज्यों का नंबर लगेगा, बड़ी संख्या लोग आए उत्तराखंड राज्य में, तो स्वाभाविक रूप से मोदी जी का ये तो अपना राज्य है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ेंगे, बताएंगे। बहुत लोग आना चाहते हैं, हम भी अब तय कर रहे हैं किसको लेना है किसको नहीं लेना है। तो लोकसभा से पहले ऐसे देखने को मिल सकता है? हाँ, बड़ी संख्या में आ सकते हैं, बहुत से जनप्रतिनिधि आ सकते हैं। इधर कांग्रेस ने बीजेपी के क्लेम पर सवाल उठाए हैं। हालांकि अपने कुनबे को कैसे संभाले रखना है, इस पर पार्टी में बड़े नेता ही भिड़े हुए हैं। इस देश के अंदर अब कोई भी ऐसा नहीं रह गया जिसको आप सीबीआई का डर दिखा के, ईडी का डर दिखाकर एक राहुल गांधी को आप छोड़ सकते हैं, उनको आप मान सकते हैं कि किसी के आगे झुके नहीं, बाकी गारंटी तो हम किसी की ले नहीं सकते। गौरतलब है कि उत्तराखंड में कांग्रेस में बड़ी बगावत 2016 में हुई थी, जब कांग्रेस के 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। एक हरक सिंह रावत को छोड़कर कोई दूसरा पार्टी में नहीं लौटा। ऐसे में बीजेपी का कांग्रेस के नेताओं से संपर्क का दावा कहीं न कहीं कांग्रेस कैंप को परेशान जरूर कर रहा है। विशाल गर्ग के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज़ 18, देहरादून। इधर अखिलेश यादव ने जो फॉर्मूला पीडीए का तैयार किया था, बीजेपी ने उसका तोड़ निकाल लिया है और लगे हाथ इंप्लीमेंट भी कर दिया है। पीडीए के पी यानी कि पिछड़े वोट बैंक को साधने के लिए एनडीए ने अपने सहयोगी दलों को जिम्मेदारी सौंपी है और वो समीकरण भी तैयार है जिससे विट प्रतिशत का ग्राफ
ऊपर उठाया जा सके। जी हाँ, वोट प्रतिशत को कैसे बढ़ाएगी एनडीए, वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल अभी तक की जो प्लानिंग है, बीजेपी ने 50+ वोटों का टारगेट रखा है। साथ ही यूपी में सभी 80 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य तैयार किया है। और जिसके लिए अपने कोर वोट बैंक सवर्ण को साधा जा रहा है, तो वहीं ओबीसी को साधने के लिए सहयोगी की मदद ली जा रही है। अनुप्रिया पटेल के पास कुर्मी वोट बैंक का जिम्मा है, संजय निषाद के पास निषाद वोट बैंक की जिम्मेदारी है और मुस्लिम वोट बैंक के लिए पसमानदा सम्मेलन का आयोजन लगातार करवाया जा रहा है। यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाले विपक्ष के फॉर्मूले को साधने के लिए बीजेपी विपक्ष से एक कदम आगे है। आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं कि किस तरह से पीडीए इस फॉर्मूले को तोड़ने की तैयारी बीजेपी ने की है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का फॉर्मूला सेट करने वाले अखिलेश बीजेपी के चक्रव्यूह में घिर चुके हैं। अखिलेश बीजेपी की उस रणनीति में उलझ चुके हैं जिसमें बात जाति के नाम पर वोट बैंक की हो रखी है, जिसमें बात सवर्ण को छोड़कर सभी वर्ग की हो रही है। लेकिन बीजेपी विपक्ष के उस फॉर्मूले का तोड़ निकाल चुकी है और पीडीए को साधने के लिए सहयोगी दलों से तालमेल बिठा चुकी है। पहले अनुप्रिया पटेल के साथ कुर्मी वोट बैंक ने सेंध मारी, अब संजय निषाद मछुआरा समाज को साधने की तैयारी। अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूले को मात देने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी रणनीति तैयार कर रही है। बीजेपी की इस रणनीति का ही हिस्सा था कि अपना दल ऐस के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता मंच पर नजर आए। उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता उस मंच पर मौजूद रहे और ओबीसी वोट बैंक को सहेजने का संदेश देकर उत्तर प्रदेश से गए। यही नहीं, अब 31 अगस्त को मछुआरा समाज का धन्यवाद मोदी जी कार्यक्रम भी इसी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ अब मिशन मोड में आ चुकी है और चुन चुनकर उस वोट बैंक को अपने पाले में लाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, जिसमें सभी 80 सीटों पर पकड़ बनाई जा सके। बीजेपी ने 50% प्लस वोटों का टारगेट रखा, सभी 80 संसदीय सीटें जीतने का टारगेट रखा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने कोर वोट बैंक सवर्ण मतदाताओं को साधा जा रहा है। बीजेपी ओबीसी, दलित और पासमानदा मुसलमानों को जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी अपने वोट शेयर को करीब 60% तक ले जाने का ताना बाना बुन रही है। यानी बीजेपी अखिलेश के पीडीए के जवाब में अपने कोर वोट बैंक के साथ ही ओबीसी, दलित और पसमानदा मुसलमानों पर भी नजर जमाए हुए है, जिसके लिए बीजेपी के सहयोगी भी अब मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश में मछुआ कल्याण कोष की स्थापना करा दिया, निषाद वोट, मुख्यमंत्री संपदा योजना है, मछुआ दुर्गा, ये सारी चीजों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। 18% आबादी है, इनकी आरक्षण के मुद्दे थे। पिछली सरकार डंडे बजाती थी, जेल डालती थी, हमें जो है सताती थी, हम लोगों को फर्जी मुकदमे डलवाती थी। आज मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी जैसे लोग इस मुद्दे को हल करने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव अपनी रणनीति को धार देने के लिए यूपी से ज्यादा अन्य राज्यों के नेताओं से मिल रहे हैं। पहले पटना में विपक्षी एकता की मीटिंग में शामिल हुए, तो अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से मुलाकात करने हैदराबाद पहुंच गए, जिस पर अब बीजेपी यूपी की जनता को आईना दिखा रही है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। अभी वो हैदराबाद जा रहे हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, फिर बंगलौर जाएंगे, फिर कहीं और जाएंगे। वो जाते रहें, घूमते रहें, उस पर घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 2024 में उत्तर प्रदेश के अंदर न तो सपा का खाता खुलेगा, न बसपा का खुलेगा, न कांग्रेस का खुलेगा। यहाँ केवल कमल का फूल खिलेगा। ना तो जनता को समाजवादी पार्टी पे विश्वास है, ना ही समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, जो उनके पदाधिकारी भी देखिए असंतुष्ट के जो बयान देते हैं तमाम। तो आज समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में कहीं कोई जनाधार नहीं है। समाजवादी पार्टी खुद अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की जद्दोजहद से जूझ रही है। यानी अखिलेश की हर चाल पर बीजेपी की पैनी नजर है और उसका तोड़ भी बीजेपी के पास है। तभी तो पीडीए से पी गायब होकर एनडीए के पास चला गया और अब बारी दलित और अल्पसंख्यक की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में बदलाव की तैयारी में है और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की नई टीम लगभग फाइनल हो चुकी है, जिस पर जल्द की मुहर लग सकती है।
इस बीच अमित शाह के साथ भूपेंद्र चौधरी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां मंथन के बाद यूपी में कई नए चेहरों को संगठन में मौका मिल सकता है। आपको रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि कैसे बीजेपी अब हर मोर्चे पर 24 के लिए परिवर्तन और मंथन कर रही है। 2024 में हैट्रिक की तैयारी के लिए उत्तर प्रदेश से चढ़ाई हो गई है। दिल्ली से लखनऊ तक मंथन का दौर चल रहा है और उन चेहरों पर नजर रखी जा रही है जिससे सभी 80 सीटों पर कमल खिलाया जा सके। इसके लिए भूपेंद्र चौधरी ने वो लिस्ट भी तैयार कर ली है जिस पर केंद्रीय नेतृत्व की मोहर लगना बाकी है। दरअसल भूपेंद्र चौधरी गृह मंत्री अमित शाह के साथ में दिल्ली दौरे पर हैं और जहां संगठन में फेरबदल को लेकर मंथन चल रहा है, क्योंकि मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार किया जाएगा। कैबिनेट में फेरबदल को अमली जामा पहनाया जाएगा। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भी संगठन में बदलाव होंगे। वरिष्ठ मंत्रियों को संगठन में अहम पद पर भेजा जाएगा। यूपी में 40 से ज्यादा जिलों के जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे। बीजेपी संगठन को और ज्यादा मजबूत करने की रणनीति से काम कर रही है और इसी को लेकर यूपी बीजेपी में भी जल्द ही बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि अपने दिल्ली दौरे से पहले भूपेंद्र चौधरी ने इसकी तस्वीर साफ कर दी थी। और मुझे विश्वास है जिस प्रकार का रेस्पॉन्सर प्रदेश की जनता का माननीय मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सारी सीटें जीतेगी। लोकसभा की 80 सीटों का जो संकल्प है, मुझे विश्वास है प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद मिलेगा। संगठन का कार्यकाल जून 2024 तक केंद्रीय पार्टी ने बढ़ाया है, लेकिन कुछ नीचे आंशिक परिवर्तन जैसे प्रदेश की कार्य समिति में हुआ है, ऐसे क्षेत्र में जिलों में हम लोग परिवर्तन करेंगे और हमारे पास संभवतः जुलाई माह का समय है, तो जुलाई माह में हम इस ओर आगे बढ़ेंगे। यानी केंद्र से लेकर राज्य तक हो रहे बदलाव उस चुनाव के लिए है जिससे कि विपक्ष एकता के संकेत के तनाव को कम किया जा सके और नई टीम के साथ पहले चुनावी राज्यों में और फिर 2024 के फाइनल इम्तिहान में विजय पताका लहराई जा सके। संगठन में बदलाव के बीच बीजेपी अब उन मुद्दों को भी सियासी मैदान में उछाल रही है जिसका मंत्र पीएम मोदी और अमित शाह पहले ही दे चुके हैं। साथ ही हर घर दस्तक अभियान से जनता को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से भी अवगत कराया जा रहा है। यानी हर एक तरफ संगठन को मजबूत करने की रणनीति, तो वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी उस तैयारी की ओर इशारा करता है जिससे 24 के लिए रण में जीत एक तरफा हो। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और चलिए बात कर लेते हैं माफिया मुख्तार अंसारी की। माफिया मुख्तार अंसारी के पंजाब की जेल में लग्जरी ट्रीटमेंट का मामला एक बार फिर पंजाब में सियासी बहस का मुद्दा बन गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ कर दिया है कि मुख्तार पर खर्च हुआ पैसा पंजाब सरकार नहीं चुकाएगी। और एक कदम आगे बढ़ाते हुए भगवंत मान ने इस पैसे की वसूली तत्कालीन मुख्यमंत्री और जेल मंत्री की जेब से करने की बात कह दी है। इधर अमरिंदर सिंह ने भी पलटवार करते हुए कहा भगवंत मान की इस कोशिश को मूर्खतापूर्ण और अज्ञानता से भरा करार दिया है। भगवंत मान ने कहा कि मुख्तार पर हुए खर्च सरकार नहीं देगी, तो अमरिंदर सिंह ने इसे मूर्खतापूर्ण बयान करार दिया है। भगवंत मान ने कहा कि तत्कालीन सीएम से वसूली की जाएगी, जिस पर अमरिंदर सिंह ने कानून और जांच का हवाला दे दिया और मुख्तार पर यह वार पलटवार चलता रहा। आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से अब वार पलटवार का सिलसिला सियासी गहमा गहमी में बदल चुका है। माफिया मुख्तार, पंजाब में सियासी राज। गैंगस्टर पर घमासान, अमरिंदर वर्सेस मान। उत्तर प्रदेश का कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश पुलिस के शिकंजे में काफी पहले आ चुका है। बांदा की जेल में अपने गुनाहों के हिसाब का इंतजार कर रहे मुख्तार अंसारी के पूरे गैंग का यूपी पुलिस सफाया कर चुकी है। लेकिन इन दिनों उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पंजाब की सियासत में मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम बन चुका है जिस पर जोरदार सियासत चल रही है। दरअसल पंजाब में मुख्तार की खातिरदारी और उस पर खर्च किए गए लाखों रुपए का हिसाब मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने सूबे के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह से लेना चाहते हैं। इसके लिए बाकायदा सरकारी प्रक्रिया की शुरुआत भी कर दी गई है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर अंसारी को पंजाब जेल में रखने और सुप्रीम कोर्ट में उसका केस लड़ने की 55 लाख रुपए की फीस पंजाब के खजाने से नहीं दी जाएगी। ये पैसा तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा से वसूला जाएगा। भुगतान न करने की स्थिति में उनकी पेंशन और दूसरे सरकारी लाभ रद्द कर दिए जाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी से जुड़े कानूनी खर्च का बिल चुकाने से साफ इंकार कर दिया है। उधर अमरिंदर सिंह ने भी जवाबी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि श्री भगवंत मान ऐसे मूर्खतापूर्ण बयान देने से पहले कानून और जांच की प्रक्रिया समझें। ऐसे बयान गवर्नेंस के बारे में अपनी अज्ञानता को उजागर करते हैं। अंसारी को कानून और जांच की प्रक्रिया के तहत पंजाब में लाया और रखा गया था, तो फिर मुख्यमंत्री या जेल मंत्री तस्वीर में कहां से आ गए। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।